फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए हम लोग कंटिन्यूस ईवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में 3rd to 5th एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को कवर करा रही हूँ। देखिए, यहाँ पर जो आपकी क्लास है ये क्लास नंबर 9 है, और इसके पहले की 8 क्लासेस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करा रखी है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप वहाँ से जाकर के उन क्लासेस को देख सकते हो। इसमें आपकी 5 से 6 क्लास और आएगी, उसके बाद में आपका ईवीएस सेक्शन जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी करा रही हूँ, ताकि आपको पता चल सके किस तरीके से इन टॉपिकों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखिए, जो आपकी क्लास नंबर 8 थी उसमें मैंने लद्दाख और वहाँ के बने घरों की खासियत के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस क्लास में हम लोग इसके आगे के पॉइंटों को देखेंगे। यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है वह है चांगपा जनजाति के लोगों के बारे में। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है, चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ चट्टानी मैदान है। तो अगर हम बात करें, जो चांगथांग है वो कितनी मीटर की ऊंचाई पर है? लगभग 5000 मीटर की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो देखिए, जो लोग भी पर्वतीय स्थान में ऊंचे स्थान पर रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, जिस वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, सिर दर्द होता है। ठीक है, कमजोरी होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी बनता है कि जो लोग पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं उनको जो है किन किन प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, उनको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, सिर दर्द होता है और कमजोरी जो है महसूस होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और न ही कोई मैकेनिक। तो अगर आप पर्वतीय जो क्षेत्र है, अगर आपका वहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या फिर आपकी गाड़ी जो ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पे आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलता है और ना ही कोई मैकेनिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चांगथांग जनजाति के लोगों की बात हो रही है, तो वो जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, और किन किन प्रॉब्लमों का उन्हें सामना करना पड़ता है इसी के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति है। चांगपा जनजाति में केवल 5000 लोग हैं। तो जो चांगपा जनजाति है उसमें कितने लोग हैं? 5000। ठीक है, और ये कितने ऊंचाई पर रहते हैं? जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही फर्स्ट वाले पॉइंट में डिस्कस किया था कि लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, और यहाँ पर जो चांगपा जनजाति है इसमें कितने लोग हैं? 5000 लोग भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते हैं। तो जो चांगपा जनजाति के लोग होते हैं, जिसमें कि 5000 लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? हमेशा ही अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ में घूमते रहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, उन्हें भेड़ों से वह सब मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, जैसे कि दूध हो गया। ठीक है, मांस, यानी कि और इसे खाने के लिए जो है उनको क्या दूध चाहिए। ठीक है, मांस, जो खाने पीने की चीज़ें वो उन्हें किस चीज़ से मिल जाती है? जानवरों से ही मिल जाती है। साथ ही साथ उन्हें टेंट के लिए खाल और कोट और स्वेटर के लिए ऊन भी जो है जानवरों से ही मिल जाता है। तो देखिए, उनकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या है, उनको जानवरों से ही मिल जाती है। रहने के लिए टेंट मिल जा रहा है, खाने के लिए दूध मिल जा रहा है, मांस मिल जा रहा है, तो इसलिए वो अपनी भेड़ और बकरियों को साथ में ही लेकर घूमते। साथ ही साथ स्वेटर के लिए क्या होता है, ऊन भी इनको यहीं से मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, यदि किसी परिवार में अधिक जानवर है तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, जो चांगपा जनजाति है इसमें क्या होता है कि अगर जिस भी परिवार के पास में अधिक जानवर है, ठीक है, जिस परिवार के पास में अधिक भेड़ बकरियां हैं, वो क्या है, अधिक जो है महत्वपूर्ण और अधिक जो है समृद्ध माना जाता है। ये चांगपा जनजाति की बात यहाँ पर हो रही है। तो उन लोगों के लिए उनका जानवर, जो उनके जानवर होते हैं, वही जो है उनके सब कुछ है, क्योंकि वहाँ से उनको क्या मिल रहा है? वहाँ से उनको खाने पीने की, रहने की चीज़ें मिल रही है। तो इसलिए जिसके पास ज़्यादा जानवर है वो क्या है, अधिक समृद्ध है। ठीक है, अधिक धनी है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोगों की लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए, जो पश्मीना ऊन है वो किससे बनती है? बकरियों से। ठीक है, जो कि कहाँ पर रहती है? काफ़ी ज़्यादा जो चांगपा जनजाति के लोग हैं वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। तो बकरियां भी इनके साथ में रहती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो भेड़ और बकरियां हैं ये जहाँ भी जाते हैं उनको साथ में लेके जाते हैं। तो उनसे जो बकरियां होती हैं उनसे क्या मिलता है इनको? पश्मीना ऊन। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली बताएंगे कि जो पश्मीना होती है, पश्मीना ऊन का जो है क्या चीज़ें उनसे बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक मुलायम हो। ठीक है,
तो देखिए जो चंगपा जनजाति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके बाल है, ठीक है, जो बकरियों के बाल होते हैं वो क्या हो, अधिक मुलायम हो, ठीक है, सॉफ्ट हो, क्योंकि बकरियों के बाल से वो क्या बनाएंगे, पश्मीना ऊन। तो इसलिए वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर लेके जाते हैं चराने के लिए, ताकि जो उनके, क्योंकि ठंड की वजह से क्या होता है, जो बाल बाल होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट उगते हैं, ठीक है, मुलायम उगते हैं, तो इसलिए वो बकरियों को ज़्यादा ऊंचाई पर चराते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। जैसे अगर हम लोगों को रहना पड़ जाए, अगर मतलब इतनी ऊंचे स्थान पर इतनी ठंड में, तो हम लोगों के लिए सर्वाइव करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाएगा। बट वो लोग क्या करते हैं, वो लोग का मतलब जीवन शैली ही वही है, ठीक है, वो लोग उसी इन्वायरमेंट में शुरू से ही रहे हुए हैं, तो उनके लिए जो है वो चीज़ें, हालांकि कठिनाई सभी को होगी, बट उनके लिए जो है वो चीज़ें थोड़ी सी ईजी होंगी हम लोगों की अपेक्षा। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, यह उनका जीवन और उनकी आजीविका है। देखिए जो उनके जानवर होते हैं, जो भेड़ बकरियां होती हैं, और जो उनका पहाड़ों पे चढ़ना है, ठीक है, यही क्या है, उनका जीवन है और यही उनकी आजीविका है। यानी यही मतलब इन्हीं सब चीज़ों से क्या हो रहा है, उनका जीवन चल रहा है। अगर वो भेड़ बकरियों को, जो बकरियां होती हैं उनको पहाड़ों पे नहीं लेके जाएंगे, तो उनके जो बाल है वो काफ़ी सॉफ्ट नहीं होंगे, जिससे पश्मीना ऊन भी जो है नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। साथ ही साथ आपका दिया हुआ है, चंगपा अपना सब कुछ अपने घोड़े और याक पर ले जाते हैं। तो देखिए चंगपा जो जनजाति के लोग होते हैं वो घोड़े और याक पर जो है अपना सब कुछ लाद के ले करके जाते हैं, ठीक है। तो देखिए चंगपा जनजाति के बारे में यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, जिसको कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रीड करना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए इतने सारे पॉइंट दिए हुए हैं, इसलिए अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी इसमें करते हैं। तो आप लोग एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखते और सुनते चलिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से भी एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, ओके। तो देखिए यहाँ पर दिया है, सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। देखिए ये लोग क्या करते हैं, एक जगह में कभी भी टिक करके नहीं रहते हैं, ठीक है। एक जगह जाएंगे, वहाँ पे जो है अपना सारा जो भी इनके जानवर है उसको रखेंगे, उसके बाद में सारी चीज़ें पैक करने में इन्हें सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे लगते हैं, और वहाँ से ये वापस चले जाते हैं। मतलब एक जगह नहीं रहते हैं, ये अलग अलग जगह पर जो है घूमते रहते हैं। कौन? चांगपा जनजाति के लोग, ठीक है। इन्हें जो अपना सामान पैक करने में कितने घंटे लगते हैं? 2.5 घंटे। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, चंगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। तो देखिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जो चंगपा जनजाति के लोग होते हैं, जो तंबू होता है ना ऐसे, उसको क्या बोलते हैं ये लोग? रेबो, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, याक के बालों को पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं। तो देखिए जो याक के बाल होते हैं उनसे ये लोग क्या करते हैं, पट्टियां बनाते हैं, ठीक है, बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है, और ये मजबूत और गर्म होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया, जो जानवर है वही क्या है, इनकी आजीविका है, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा जानवर है वो क्या है, ज़्यादा समृद्ध है, ऐसे चांगपा जनजाति के लोग मानते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप सोच ही सकते हो कि यहाँ पर जो है किस तरीके की ठंडी या फिर किस तरीके का जो है मौसम होता होगा। यहाँ जो हवा की रफ्तार कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, चंगपा भाषा में चांगथांग, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चांगथांग जो है कितनी ऊंची पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ है ऐसी जगह जहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो चांगथांग का अर्थ क्या हो गया, जहाँ पर बहुत ही कम लोग जो है रहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, रेबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है, चंगपा इसे लेखा कहते हैं। ये भी जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि लेखा जो है किसे कहते हैं। तो जो रेबो के पास जो टेंट होता है ना, तंबू, जो कि ये लोग क्या कहते हैं, तंबू को रेबो कहते हैं। तो रेबो के पास में जो भेड़ बकरियां रखने की जो जगह होती है, ठीक है, उसे चंगपा लोग क्या कहते हैं, लेखा। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती है। तो जो लेखा की दीवारें होती है वो किससे बनी होती है, पत्थरों से बनी होती है, ओके। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो है चांगपा जनजाति से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने उन सभी को डिस्कस कर दिया। कुछ और भी चीज़ें होंगी तो मैं आपको जो है इसी वीडियो में जो भी चीज़ें बची हैं, जैसे जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है सेम एज इट इज़ मैं आपको उसी तरह से चीज़ें बता रही हूँ। देखिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वह है श्रीनगर के बारे में। तो श्रीनगर के बारे में 1 से 2 पॉइंट दिया हुआ है। इसके बाद में श्रीनगर की जब हम घर के बारे में डिस्कस करेंगे तो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी वहाँ पर। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया हुआ है, श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर
दिखाई देंगे तो कुछ पानी में। तो जो श्रीनगर है वहाँ पे आपको कुछ घर पहाड़ों पे दिखाई देंगे और कुछ घर जो है पानी के अंदर, जैसे पानी के अंदर जो लोग नाव वगैरह बना करके क्या करते हैं उसमें। अभी मैं आपको घरों के बारे में श्रीनगर के बताऊंगी, तो पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीटली डिस्कस करूंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कश्मीर के लोगों की। तो कश्मीर के लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते हैं, वे बेकरियों से खरीदते हैं। तो जो बेकरियां होती हैं वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से जा करके रोटियों को खरीदते हैं, वो अपने घरों में रोटियां नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है जम्मू और कश्मीर के बारे में। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी और पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल इसी तरह से दिया हुआ था, ठीक है। तो आप लोग इनको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट दिया है प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाता है, ठीक है। तो देखिए अगर चांगपा जनजाति की बात करें, यहाँ पे फिर से चांगपा जनजाति की बात हो रही है। तो देखिए जो चांगपा जनजाति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा जानवर होते हैं, जो प्रत्येक परिवार होता है, ठीक है। चांगपा जनजाति में अलग अलग जो फैमिली होती है वो क्या करती है, अपने जानवरों को पहचानने के लिए उस पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगाती है, जिससे पता चल सके कि ये जो जानवर है वो किस फैमिली का है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया है महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों की गिनती और लेखा से बाहर निकलती हैं। तो जो चांगपा जनजाति में जो लोग होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, जो युवा लड़कियां होती हैं, जो जानवर होते हैं वो लेखा में रहते हैं, पूरा अच्छी तरीके से लेखा के अंदर रहते हैं। और जब ये लेखा से बाहर निकलते हैं तो ये क्या होता है, इनकी गिनती होती है कि कितने लोग जो है लेखा से बाहर गए हैं, महिलाएं कितनी गई हैं, कितनी युवा लड़कियां गई हैं, कितने जानवर बाहर गए हैं। उसके बाद ही जो है ये लोग लेखा से बाहर निकलते हैं, ताकि पता चल सके कि उतने ही लोग वापस जो है लेखा के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे अभी भी चांगपा जनजाति से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिसको कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। नेक्स्ट है आपका कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। तो अगर बात करें कारगिल की, तो कारगिल जो है कहाँ पर आपका आता है, लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। जब आप लद्दाख से श्रीनगर जाओगे तो उसके बीच में जो है क्या पड़ेगा, कारगिल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है शिक्षक संकेत। तो देखिए चांगपा जनजाति से रिलेटेड कुछ आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, बट यहाँ पे जो है एक समरी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पे आपको पढ़ के सुना देती हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं। ये कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि चांगथांग का अर्थ क्या होता है, जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द है, क्या इस पर चर्चा हो सकती है। ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन क्या है इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बच्चों को बस कुछ अंदाजा हो जाए कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जो है 3rd to 5th के अकॉर्डिंग बनाई गई है, तो उनको जो है ऑक्सीजन के बारे में भी पता ही नहीं होगा, या फिर बहुत ही मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको कि मतलब पता होगा, बट अच्छी तरीके से जो है डिटेल में नहीं पता होगा कि ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, तो इसके बारे में कुछ भी उन्हें पता नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर जब भी आप बच्चों को मतलब पढ़ा रहे हो तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो हम अगर ऊंचाई पे जाते ज़्यादा तो वहाँ पे क्या होता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर आप उनको इस तरीके से बताओगे कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उनको शायद नहीं समझ में आए, बट अगर आप ये बताओगे कि जब हम ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, तो वो चीज़ें उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहीं पर जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में ये पॉइंट दिया हुआ था जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, ओके। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए जो लोग भी पहाड़ों में रहते हैं वो मतलब उनको जो है पहाड़ों पे, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन कम मिलती है हमें, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, क्योंकि क्या पता ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ना पड़ गया, ऑक्सीजन मिले ना मिले, ठीक है, बहुत ही कम मिले, तो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ में लेकर जाते हैं। तो इसके बारे में बताने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो क्या हो इसके प्रति जागरूक हो और उन्हें पता चल सके कि किस तरीके से अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। कितनी मतलब बहुत सारे लोग बहुत ईजी तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मतलब जीवन बिल्कुल भी किसी किसी के लिए बहुत ही आसान है, बट किसी किसी के लिए क्या है, पूरे कठिनाइयों से भरा हुआ है, ठीक है।
तो जो है बच्चों को इस बारे में बताना सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर जो है संवेदनशील जागरूकता लाने के लिए जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है, ताकि वो जो है अपनी रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसके विषय में जो है बच्चों को संवेदनशील करना जो है यही जो है यहाँ पर दिया था, क्योंकि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसमें आपको बच्चे को भगवान मानना है। बच्चे के अंदर आप कोई भी कमी नहीं निकाल सकते हो, साथ ही साथ बच्चे को आप एक्टिविटी के थ्रू सिखाओ, ठीक है। सारी चीज़ें आप उसको मतलब एक रियल लाइफ से जोड़ के जब आप बताओगे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेगा। तो जब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम दें तो उसमें आप एक चीज़ माइंड में अपने बैठा के रखिएगा कि सीटेट के एग्ज़ाम में हमको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखना है, ठीक है, सक्रिय रखना है, हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को इन सारे पॉइंटों के बारे में बताया, ताकि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो बच्चे को सेंटर में रख के सॉल्व करोगे। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी कुछ टैग वर्ड्स होते हैं जिनको कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, बट आप कोशिश कीजिए कि टैग वर्ड्स का यूज़ आप अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सॉल्व करते टाइम जरूर कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ पर टैग वर्ड का यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग को टैग वर्ड पता होता है बट वो क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। तो ऐसे में देखिए, आपको जब मैं बताऊंगी तो मैं खुद आप लोगों को समझाऊंगी कहाँ पे किस तरीके से टैग वर्ड का यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि टैग वर्ड पता चल गया बस यूज़ कर दे, नहीं, आपको किस तरीके से करना है ये भी पता होना चाहिए, तभी आप जो है अपने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाओगे। तो आप चलिए यहाँ पे आपका सीधे नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, क्योंकि यहाँ से भी देखिए ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन बच सकता है। आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा बच्चे को सेंटर में रखेंगे और उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो है आपका डेफिनेटली क्वेश्चन 100% राइट ही होगा, ठीक है। तो जो लोग भी पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये चीज़ें अनुभव की है। तो आप लोग प्लीज़ जो है जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बच्चे को सेंटर्ड, बच्चे को भगवान का दर्जा दीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया हुआ है पश्मीना शॉल के बारे में। दुनिया में मशहूर पश्मीना शॉल माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं। तो जो चांगपा जनजाति की जो बकरियां होती हैं वो कितनी ऊंचाई पर रहती हैं, 5000 की ऊंचाई पर रहती हैं। क्यों इतनी ऊंचाई पर रहती है, क्योंकि जो उनके बाल हो वो थोड़े से सॉफ्ट हो, ठीक है। तो देखिए जो पश्मीना शाल होती है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। देखिए जो पश्मीना शाल होती है वो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है, ठीक है। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर हमें गर्मी देती है। साथ ही साथ 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी दे रही है, बट ये क्या है, बिल्कुल भी मोटी नहीं होती, बिल्कुल पतली होती है, ठीक है। ये पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल है जो कि लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। तो देखिए जो पहाड़ी बकरियां होती हैं, ऐसा नहीं कि सभी बकरियों से नहीं, जो पहाड़ी बकरियां होती हैं जो कि लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं, जिस वजह से जो उनके बाल होते हैं काफ़ी सॉफ्ट आते हैं। उन्हीं के जो बाल होते हैं उनके बालों से जो है पश्मीना शाल बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो सोचिए जो चांगपा जनजाति के लोग हैं वो कितनी कठिनाइयों के साथ में वहाँ पे रहते हैं और किस तरीके से जो है अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि बकरी के 6 बाल मिलकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे, ठीक है। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए जो बकरियां होती हैं जो कि इतनी ऊंचाई पर रहती हैं वो तो वहाँ पे क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है तापमान गिर जाता है। तो इस वजह से बकरियों के शरीर पर जो है बहुत ही नरम बाल उग जाते हैं और गर्मियों में ये बाल जो है झड़ जाते हैं। और जो इनके बाल होते हैं, ठीक है, जो इनके बाल होते हैं वो इतने पतले होते हैं कि जो हमारे सर का बाल है ना, ठीक है, जो हमारे सर का एक तो बाल है, एक तो जो हमारे शरीर का बाल है वो जो है उसमें जो है इनके 6 बाल हो जाएंगे, ठीक है। उनका 6 बाल अगर मिलाते तो हमारे सर का जो है एक बाल होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि कितने जो है पतले इनके बाल होते होंगे बकरियों के, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है पश्मीना शाल को मशीन द्वारा नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम में 1 2 3 4 करके ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ देगा कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें एक ऑप्शन आपको ये भी मिल जाएगा कि जो पश्मीना शॉल है क्या उसको मशीन द्वारा तैयार किया जा सकता है, तो नहीं, पश्मीना शाल को कभी भी मशीन द्वारा नहीं तैयार किया जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जा कर के एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिज़ाइन वाली शाल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। तो सोचिए जो सिंपल एकदम बिल्कुल साधारण शाल है, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं, अगर उसको जो है एक पश्मीना शाल को तैयार करना हो तो उसमें लगभग जो है 250 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो सोचिए अगर एक डिज़ाइन वाली शाल जो है तैयार करना हो तो कितने ज़्यादा घंटे लगेंगे। ठीक है, कितने ज़्यादा दिन लगेंगे। तो इसलिए जो पश्मीना शाल होती है वो काफ़ी महंगी मिलती है, क्योंकि इसको जो है हाथ के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, किसी भी मशीन का इसमें यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसलिए पश्मीना शाल थोड़ी सी कॉस्टली होती है। और कॉस्टली होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इसको इतनी मेहनत करने के बाद में बनाया जा रहा है। जो चांगपा जनजाति के लोग हैं वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रह रहे हैं, 5000 मीटर ऊंचाई पर जा रहे हैं। और एक चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा कि जो पश्मीना शाल है वो बकरियों की जो बाल होते हैं उनसे बनाई जाती है। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, जब ऑप्शन में उनको भेड़ दिख जाता है, ठीक है, भेड़ बकरियां दिख जाती है, तो वो भेड़ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे उनका जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है आंसर। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। आप लोगों को जब भी ऑप्शन में दिखे तो बकरियों की जो बाल होते हैं उनसे जो है पश्मीना शाल बनाई जाती है। कहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हो इसके बारे में मैंने आप लोगों को भी बता दिया। आज के लिए इतना ही। आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी इसमें तो मैंने आप लोगों के साथ में कुछ और भी चीज़ें डिस्कस कर दी, तो इसलिए क्लास जो है थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो आप लोग अगर जो है सिर्फ और सिर्फ जो कंटेंट है उसको देखना चाहते हो तो आप जो भी बीच बीच में थोड़ी सी मैंने चीज़ें बताई हो आप उसको स्किप कर सकते हो। बट वो चीज़ें भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में आपका 3 से 4 नंबर जो है बचा सकती है, तो आप लोग उसको भी ध्यान में रख के चलिएगा। साथ ही साथ देखिए जो आपकी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग श्रीनगर के घर के बारे में बात करेंगे कि श्रीनगर में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, श्रीनगर के घर कैसे होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे जो है पूरा अच्छी तरीके से लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी। ठीक है, तो आप जा कर के वहाँ से उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन से पहले आप एक बार इन सारी क्लासेस को देख लीजिएगा, उसके बाद PDF जो है आपका टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसको जो है आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। आपका 30 नंबर की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि मैं लगभग 5 से 6 क्लास आपकी और आएगी। उसके बाद में EVS का कंटेंट के क्वेश्चन सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद में देखिए जो आपकी पेडागोजी सेक्शन है उसको भी मैं यहाँ पे कवर करा दूँगी। जो भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें उन सारी चीज़ों को मैं आपको बता दूँगी। और यकीन मानिए कि अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर कर लेते हो तो आप 30 में से 25 प्लस ईजिली स्कोर कर लोगे। इसके बाद में मैं आपको CDP, ठीक है, CDP के भी जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको भी कवर करा रही हूँ, और साथ में साइंस। ठीक है, तो आप लोग इन तीनों ही सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट के मेरे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हो सकेंगे मैं उन सभी को यहाँ पे कवर कराऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक क्लासेस ऐसी ही क्लासेस आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो क्लासेस की नोटिफिकेशन है आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू वेरी मच। आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे संपर्क कर सकते हो। और वहाँ पे बिल्कुल आपको कोई भी पेड नई चीज़ मैं बेचती हूँ यहाँ पे, तो फ्री कंटेंट सारे ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।